वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्र। आई एम जितेश। चलिए बाबू, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के सेट 4 का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। तो ये बाबू हमारा हेडिंग है ना, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाय जेआरएस मंत्र टीम, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वॉज। ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर थे बाबू, वो किसको बोला जाता है? F.W. टेलर को, हेनरी फायोल को, जॉर्ज आर टेरी को, और हमारा क्या बाबू, एप्ले को। ध्यान रखिएगा बाबू, आपको पता है मैंने पढ़ाया भी है। तो हेनरी फायोल साहब को बाबू मॉडर्न मैनेजमेंट के पिता के रूप में माना जाता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड। तो देखिए बाबू, कंपनी में जो स्टाफ वगैरह की हायरिंग होती है, एक कंपनी के खुद के पास जो स्टाफ है उसी से वो लोग इंटरनल हायरिंग एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में डालना, प्रमोशन देना वगैरह करती है, या फिर बाहर से रिक्रूटमेंट करती है, तो वो तो हो गया एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल की बात नहीं करते हैं, इंटरनल वाले में क्या क्या शामिल होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रमोशन, प्रमोशन देके नीचे वाले पोस्ट से उठा के ऊपर वाले पोस्ट पर डाल दिया, प्रमोशन हो गया। दूसरा ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है ना। तीसरा डिमोशन, गलती करने पे पनिशमेंट के रूप में नीचे वाले पोस्ट पे ट्रांसफर कर दिया गया, या एक डिपार्टमेंट के हायर पोस्ट से दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर पोस्ट में आपको ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये भी है। गेट हायरिंग, गेट हायरिंग तो बाबू हमारा क्या है ना, एक्सटर्नल हायरिंग है, मतलब आप कंपनी के गेट पे जो आपको नौकरी मिल जाएगा। तो ऐसा होता है जब किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड होती है, लोग कम मिलने लगते हैं ना, तो जाइए आसानी से नौकरी मिल जाएगी, तो वही होता है गेट हायरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारे कंपनी के इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, स्टाफिंग डील्स विथ। हमारे स्टाफिंग में क्या क्या शामिल होता है? प्रेजेंट रिक्वायरमेंट शामिल होता है बाबू, एकदम वर्तमान में जो कंपनी में को जितने स्टाफ्स की कितने वर्कर्स की आवश्यकता चाहिए। अगला है पास्ट रिक्वायरमेंट, बीते हुए वक्त में जो रिक्वायरमेंट था वो भी शामिल होता है। एकदम नहीं बाबू, जो बीत गया सो बात गया ना, उसको फ्यूचर में या प्रेजेंट में लेके क्या फायदा। तो पास्ट रिक्वायरमेंट कोई शामिल नहीं रखता है। अगला है बाबू फ्यूचर रिक्वायरमेंट, भविष्य में कंपनी को कितने वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में ख्याल रखता है। एकदम सही बात है बाबू, भविष्य को भी ये ध्यान में रखता है। और अगला क्या है बाबू, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। एकदम बाबू दोनों को एक साथ, ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर में कंपनी को जितने वर्कर्स चाहिए होंगे ये सभी को ध्यान में रखता है, ये उसके अनुसार से प्लानिंग करता है। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स के कारण बाबू या किन किन चीजों के कारण हमारे उत्पादकता पे असर पड़ता है? ह्यूमन रिसोर्स के कारण। एकदम बाबू, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कितना हमको सैलरी मिल रहा है, हमारे रिटायरमेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, कंपनी अपने वर्कर्स का कैसे ख्याल रख रही है, ये तो हो गया ह्यूमन रिसोर्स का। तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो कंपनी अपने वर्कर्स का ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है बाबू, उनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है ना। टेक्नोलॉजी, एकदम बाबू, टेक्नोलॉजी के कारण तो वर्कर्स की उत्पादकता पर असर पड़ता है। टेक्नोलॉजी काम को आसान कर देता है। अगर आप अभी किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करो तुरंत आंसर मिल जाएगा। नहीं तो पहले के टाइम क्या करते थे लोग, बुक पढ़ रहे हैं, टीचर्स से पूछ रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं, तो मुश्किल होता था। अभी गूगल बाबा के पास हर चीज़ का जवाब है ना। गवर्नमेंट रेगुलेशन, भाई एकदम बाबू, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह होता है उसके कारण भी उत्पादकता पर असर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ऑल ऑफ द एबव, इट इज़ द बेस्ट सुटेबल आंसर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस शुड फील कंसर्न्ड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज। इस क्वेश्चन में वो बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत जगह अलग अलग जगह अलग अलग आंसर है। तो मेरे ओपिनियन में जो आंसर होगा मैं आपको वो बताऊंगा, है ना। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनियां वगैरह हैं बाबू, वो अपने सामाजिक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सामाजिक जिम्मेदारी को लेके रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। क्यों? तो पहला है चूंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट। दूसरा, आर मोर इफिशियंट, चूंकि जो बिजनेस कंपनियां होती हैं ये ज़्यादा इफिशियंट होती हैं। तीसरा, आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, चूंकि ये समाज का हिस्सा होता है। बिजनेस को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो एक समाज का हिस्सा होते हैं, तो इसीलिए उनको सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए, ये भी सही बात है। चौथा, कैन कंपाइल इन बेटर वे, और ये चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो नहीं बाबू, आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी ये मेरे ओपिनियन में सबसे करेक्ट आंसर है। क्योंकि बिजनेस को चलाने वाले लोग क्या करते हैं, वो समाज के ही तो हिस्सा होते हैं ना, तो इसलिए समाज के बारे में सोचना उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 50। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किस फॉर्म में बाबू जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 50 होती है? तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप गलत बाबू, यहाँ तो एक ही मेंबर होते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मैंने बताया था बाबू 2 से लेके 20 तक होते हैं ना। किसी किसी केस में 100 जा सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेज में बहुत, मतलब 5000 में एक बार, वो गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दिया जाता है तब। नॉर्मल केसेस में एकदम नहीं। ये नॉर्मल केस की बात कर रहा है। दूसरा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मैंने बताया था ना बाबू, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमारा ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें जो मैक्सिमम शेयर होल्डर है वो 50 है। अभी जो नया नया रेगुलेशन चेंज हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें इसको 200 कर दिया गया है, ध्यान रखना है। तो 50 चलेगा, चूंकि पुराना डेटा पे ये चल रहा है आपका सिलेबस, तो 50 ही मार के आना एग्जाम में।
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो बाबू मेंबर पे डिपेंड है, जितना ज़्यादा मेंबर उतना ज़्यादा मेंबर आप जोड़ते रहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। अगला सेंट्रलाइजेशन मीन्स, तो सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है बाबू, सबसे टॉप में कंपनी के सबसे ऊपर में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, यही क्या करते हैं बाबू, बिजनेस से जुड़े हर एक फैसले को लेते हैं। क्या कंपनी का एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, कंपनी को क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो सारा का सारा काम ये सेंट्रलाइजेशन करता है। नीचे के लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जो हैं उनको कोई हेडेक नहीं रहता है, उनको बस बता दिया क्या करना है, उनका काम है बस एग्जीक्यूशन करना, जो बोला गया उसको करो, अपना दिमाग मत लगाओ। सिंपल सा फंडा है सेंट्रलाइजेशन का। तो डिक्रीजिंग द वर्क प्रेशर अमंग ऑफिसर्स, एकदम सही है बाबू, ऑफिसर्स के लिए वर्क का लोड कम हो जाता है, वर्क प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि बस उनको बोला गया है जो वही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। यही आंसर हो गया। अब आगे क्या चलें, पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है बाबू, डेलीगेशन वर्ड मतलब होता है कि जिम्मेदारी को निभाना, आपको 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 जो दिया गया उसको करिए, है ना। तो सिंबल ऑफ अथॉरिटी ये नहीं है, फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी ये भी नहीं है बाबू। एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या है कि आप अपने से नीचे से आपके जैसे जूनियर जो एम्प्लॉय वगैरह है बाबू उसको मतलब आदेश देना, क्या करना है, कैसे करना है, उन पे जिम्मेदारियां तय करना, यही हमारा अथॉरिटी होता है ना। तो वही हमारा आंसर है एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, ध्यान रखना है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बाबू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबू सत्य है। मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन, गलत। मैनेजमेंट हमेशा बाबू हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टॉप पे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ही रूल रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह डिसाइड करेगा, और मैनेजमेंट का काम होता है कि जो वो लोग डिसाइड किया उसको करो, बस माथा मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज बिलो द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, गलत। मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन, सही बात है बाबू, मैनेजमेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट आर, तो किसी बैलेंस शीट का जो मेजर हेड होता है बाबू, जो मेजर खर्चा होता है वो क्या क्या होता है, मतलब बैलेंस शीट का मेन पोर्शन क्या क्या होता है। तो गुडविल होता है, एकदम सही बात है। लैंड होता है, सही बात है। बिल्डिंग होता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी सब करेक्ट है। लैंड और बिल्डिंग तो आप लोग जानते हैं बाबू बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। गुडविल होता है ना किसी कंपनी का ब्रांड इमेज, किसी का ब्रांडिंग, जैसे नेस्ले का किटकैट चॉकलेट खाते हैं वगैरह है ना, या जैसे कोको कोला का कोक पीते हैं, तो ब्रांड है ना बाबू बड़ा, वो लोग ब्रांड को बनाने में कंपनियों का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता है, मार्केटिंग करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों को वो लोग हायर करते हैं बाबू, तो इसलिए जो गुडविल बनता है उसको वो लोग फिक्स्ड एसेट में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला ऑप्शन बाबू, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है बाबू, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट। मैंने बताया था बाबू मैनेजमेंट हमारा साइंस एंड आर्ट मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन लगाने से नहीं होगा, ब्रेन लगा के जो चीज़ निकला उसको एग्जीक्यूशन करने वाले लोग भी चाहिए, जो कि हमारा आर्ट है, लोगों से काम करवाने की कला। तो मैनेजमेंट दोनों का मिश्रण है, दोनों का संगम है। तो बोथ आर्ट एंड साइंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू लीडरशिप, तो लीडरशिप से जुड़ा कौन सा कैरेक्टर होता है बाबू, एक लीडर में, एक अच्छे लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से उसके कैरेक्टर होने चाहिए। तो पहला डिसिसिव, एकदम डिसीजन लेने में मजबूत आदमी होना चाहिए, नहीं कि डिसीजन लेने से कतराए, जिम्मेदारी लेने से कतराए। तो डिसीजन लेने लायक होना चाहिए, जो बाबू डिसीजन वही लेता है जो जिम्मेदारी निभाने के काबिल होता है, ध्यान रखना है। जो लोग कन्फ्यूजन में या धड़बुन में रहते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, वो कभी भी डिसिसिव नहीं हो सकते। काइंडली, काइंडली मतलब क्या बाबू, मतलब दयालुता, दयालु की भावना। आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं या जो जनता है या आपके कंपनी में जो लोग हैं, आपके है ना, आपका उनके प्रति एक दयालु वाला भावना है। ये नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, सबको मिलजुल के सबके भलाई के लिए काम करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब बाबू क्या है ना, अपने खिलाफ भी सुनने की क्षमता रखना, या सामने वाला अगर कोई लोग ओपिनियन दे रहा है इस चीज़ को कैसे किया जाए तो उसकी बातों को सुनना। ये नहीं कि बस अपना ही राग अलाप रहे, हम जो बोल रहे हैं बस वही सही है, ये एटीट्यूड गलत होता है। ये एटीट्यूड को लेकर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो लोगों के ओपिनियन को मिलाकर एक आगे बढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो ऑल ऑफ दी है बाबू, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला बाबू, नेगेटिव मोटिवेशन क्या है। एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन जानते हैं, कुछ अच्छा करने का को जो प्रेरित करना, और नेगेटिव मतलब जो आपको गंदा काम करने का, खराब काम करने का या कुछ अच्छा नहीं करने का प्रेरणा नहीं देता हो, वो होता है नेगेटिव मोटिवेशन। जैसे क्या है, कंपलसरी लीव, अगर आपको ज़बरदस्ती कंपनी से छुट्टी दे दिया गया, आपने कुछ ना कुछ ऐसा हरकत किया होगा, चोरी किया होगा, करप्शन किया होगा या गलती किए होंगे, तो
अगला कंपलसरी रिटायरमेंट, मतलब आपको जबरदस्ती कंपनी अब रिटायर करके भेज रही है, अब आपसे नहीं हो पाएगा, अब आप जाइए शर्मा जी, आपका दिन कंपनी में पूरा हो गया है ना, तो जबरदस्ती का रिटायरमेंट दिया जा रहा है, आपका एज बचा है फिर भी, तो मतलब आपने कुछ ऐसे कांड किए होंगे कंपनी के अंदर, तो कंपलसरी रिटायरमेंट भी हमारा नेगेटिव मोटिवेशन है, कुछ अच्छा नहीं करेगा, ये आदमी और डिमोटिवेट हो जाता है बेसिकली, है ना। अगला फाइन, आपको फाइन लगा दिया गया कंपनी के द्वारा, तो ये चारों के चारों जो है ना बाबू हमारा नेगेटिव मोटिवेशन है, ध्यान रखना है। अगला बाबू हमारा क्वेश्चन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है बाबू? हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, लो डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, नो इफेक्टिव डिसिप्लिन। तो हमको पता है बाबू लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ डिसिप्लिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट कंपलसरी इन। किस तरह के बिजनेस में बाबू डायरेक्टर्स का रोटेशन मतलब कंपलसरी नहीं है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एकदम इसी में जरूरत नहीं होता है बाबू, जितना दिन तक चाहे आप एक ही डायरेक्टर को बना के रखिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको डायरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, या हर साल डायरेक्टर को बाबू चेंज करना पड़ता है या रीअपॉइंट करना पड़ता है। कोऑपरेटिव में भी डायरेक्टर एक सर्टेन पीरियड के बाद चेंज करना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड में ही डायरेक्टर एकदम आपका कांस्टेंट रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितना स्टेप होता है बाबू? इसका भी आंसर बहुत जगह गलत है, 2, 3, 4, 5। ध्यान के बाबू एक रिक्रूटमेंट में टोटल 5 प्रोसेस होता है, एक रिक्रूटमेंट में टोटल 5 प्रोसेस होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिगार्डिंग लीडरशिप। निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज है बाबू जो कि एक लीडरशिप से रिलेटेड नहीं है? ऑनेस्ट, तो लीडर तो बाबू ऑनेस्ट होना चाहिए हमारा ना, एकदम सही बात है। फॉरवर्ड लुकिंग, जो लीडर है बाबू आगे की तरफ देखने वाला होना चाहिए, फ्यूचर की तरफ देखने वाला होना चाहिए, है ना। इंटेलिजेंट, तेज तो होना चाहिए, तभी तो बाबू पूरे देश को चला पाएगा या कंपनी को चला पाएगा ना। बैकवर्ड लुकिंग नहीं होना चाहिए बाबू, पीछे की तरफ देखने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या ऑर्गेनाइजेशन को, देश को हमको आगे लेके चलना है, तो लीडर वैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द फॉर्मल एंड लेजिटिमेट राइट ऑफ अ मैनेजर टू मेक डिसीजंस, इश्यू ऑर्डर एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये क्या होता है बाबू? तो ये किसका अधिकार होता है? फॉर्मल एंड लेजिटिमेट राइट ऑफ अ मैनेजर। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का कौन सा एकदम कानूनी रूप से या उसका वास्तविक अधिकार होता है, जिसमें वो क्या करता है? डिसीजन लेता है, ऑर्डर इश्यू करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अनुसार उसे जो रिसोर्स चाहिए वो उसको देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन, एकदम नहीं। चेन ऑफ कमांड, एकदम नहीं। इसको बोलते हैं बाबू हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं। ये तो एक मैनेजर का पावर है ना, जिसके कारण वो जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन को ले पाएगा, अथॉरिटी के कारण, ध्यान रखना है। चलिए अंतिम 2 क्वेश्चन। डैश इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ मैनेजर टू अ सबऑर्डिनेट। तो क्या है बाबू, ये जो अथॉरिटी जो एक मैनेजर से लेके नीचे के लेवल के एम्प्लॉय तक जो ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊपर में मैनेजर है, वो अपने अथॉरिटी का प्रयोग करके नीचे वाले को आदेश दे रहा है या नीचे वाले को भी कुछ स्वतंत्रता दे रहा है, कुछ अथॉरिटी दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क स्पेशलाइजेशन एकदम नहीं, चेन ऑफ कमांड नहीं, अथॉरिटी नहीं, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। अपने पावर का प्रयोग करके वो नीचे वाले को ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, कैसे क्या काम करो, कैसे क्या करो, उसकी क्या क्या जरूरतें, उसको जरूरतों को पूरा करना, और साथ ही साथ उसको भी कुछ फ्रीडम देना, कुछ अधिकार देना, कुछ अथॉरिटी देना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। इसी को ना बोलते बाबू, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है हमारे अथॉरिटी का, हम लोग अपने अथॉरिटी के दायरे को बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी डिफाइंड, डैश कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरडिपेंडेंस इन वर्क सिचुएशन। तो डैश कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन वर्क सिचुएशन। तो वर्क सिचुएशन में बाबू जो लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होके मैनेज करने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट का, या वो कौन सा मैनेजमेंट है, या मैनेजमेंट का वो कौन सा प्रकार है जिसमें लोग एक दूसरे पे आश्रित होकर, लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग नहीं बाबू, कंट्रोलिंग में तो कंट्रोल करते हैं एकदम, मेरे अधिकार में रहो तुम, मिलजुल के लोग काम करना नहीं चाहते हैं वहाँ। मोटिवेटिंग, ये तो हुआ बाबू किसी को प्रेरित करना, ये भी नहीं हुआ। कोऑर्डिनेटिंग, यही तो बाबू अपना आंसर है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या है? लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे की सहायता लेके जहां पे लोग काम करते हैं, तो वही हमारा है इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे की पूरक बनकर, एक दूसरे को का यूज करके लोग वहां पे काम करते हैं। और डिसीजन मेकिंग तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। तो यही बाबू हमारा ये सेट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में बाबू हम लोग अपने अगले सेट के साथ मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बाबू हम लोग। थैंक यू।